नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुपद पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है: ax का घन जमा bx का वर्ग जमा cx जमा d। ध्यान रहे, इसमें a का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि इसके 3 शून्यक है: अल्फा, बीटा तथा गामा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये है हमारा त्रिघात बहुपद: ax का घन प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। तो चलिए देखते हैं इस त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। अल्फा, बीटा तथा गामा अगर इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a के, जहां पर b जो है वो x वर्ग का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होगा c/a के, जहां पर c x का गुणांक है तथा a x घन का गुणांक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा -d/a, जहां पर d अचर पद है तथा a x घन का गुणांक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर में 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं। दिए हुए बहुपद की ax घन प्लस bx वर्ग प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर हमें a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 तथा d बराबर -3 प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 -1 तथा -1/3 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। इसके लिए हम p3 का मान ज्ञात करेंगे और x की जगह पर 3 को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 3 गुने में 3 का घन माइनस 5 गुने में 3 का वर्ग माइनस 11 गुने में 3 माइनस का 3, जो आएगा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। इसको आगे हल करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए अगला चेक करते हैं -1। अब हम x को -1 से प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 गुने में -1 का घन माइनस 5 गुने में -1 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1 माइनस का 3। आगे इसको हल करने पर प्राप्त होगा -3 -5 प्लस 11 -3। इसको हल करने पर फिर से हमें शून्य प्राप्त होता है, यानी -1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। चलिए तीसरा चेक करते हैं। -1/3। अब हम x की जगह पर -1/3 प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है
3 गुने में -1/3 का घन माइनस 5 गुने में -1/3 का वर्ग माइनस 11 गुने में -1/3 माइनस का 3। इसको हल करने पर प्राप्त होगा -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस का 3। इसको आगे हल करेंगे तो फिर से हमें 0 प्राप्त होगा। अतः 3x का घन माइनस 5x का वर्ग माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसलिए हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर -1 है तथा गामा बराबर -1/3 है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 यानी कि 2 -1/3, जिसको हल करेंगे तो हमें 5/3 प्राप्त होगा। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए -b/a के। चलिए चेक करते हैं क्या ये -b/a के बराबर है या नहीं। a का मान है 3, b का मान है -5, c का मान है -11 तथा d का मान है -3 और ये 5/3 बराबर होना चाहिए -b/a के। तो यहाँ पर b का मान है -5 तथा a का मान है 3। अब हम b और a को प्रतिस्थापित करेंगे -5 और 3 से, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का -5/3 यानी कि 5/3। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5/3 है तथा -b/a का मान भी 5/3 है। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर है। चलिए अगला चेक करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो चलिए इसमें अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखते हैं। 3 गुने में -1 प्लस -1 गुने में -1/3 प्लस 3 गुने में -1/3, जिसका मान आएगा -3 प्लस 1/3 माइनस का 1 यानी -11/3। ये किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये c/a के बराबर है या नहीं। तो -11/3 बराबर होना चाहिए c/a के। c का मान है -11 तथा a का मान है 3, यानी c/a का मान हो गया -11/3। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान -11/3 है तथा c/a का मान भी -11/3 है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर है c/a के। चलिए लास्ट चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा गामा का। 3 गुने में -1 गुने में -1/3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तथा -1 गुने में -1 1 के बराबर आ गया। अब ये बराबर होना चाहिए किसके? -d/a के। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 1 बराबर होना चाहिए -d/a के, जहाँ पर d का मान है -3 तथा a का मान है 3। अब माइनस का -3/3 को हल करेंगे तो ये बराबर आएगा 1 के। तो आप फिर से देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का मान 1 है तथा -d/a का मान भी 1 है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर है -d/a के। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान c/a होता है तथा अल्फा बीटा गामा का मान -d/a होता है। अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में।
नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की और उसके बाद हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की और विषमपोषी पोषण की। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने जाना था कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं और उसमें हमने 4 तरीके के जैव प्रक्रम पढ़े थे। पोषण उन्हीं में से एक प्रक्रम है। चलिए जानते हैं कि पोषण होता क्या है। शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में भी हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब ये हमें किससे मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे हमारे भोजन से। और अगर हम भोजन को नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण या फिर जो भी चीजें हैं वो होना रुक जाएंगी और उससे क्या होगा? हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी मर जाएंगी और इसी से हमारा जो शरीर होगा वो भी मर जाएगा। तो पोषण एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रम है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस प्रक्रम में होता क्या है और ये प्रक्रम होता किस तरीके से है। दरअसल पोषण के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण। ये होता है पेड़ पौधों में, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना सके। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। इसमें वो जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं? ये स्वपोषी पोषण वाले जो भी जीव होते हैं या तो उन्हें खाते हैं या फिर किसी और दूसरे जीव को खाते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए जानते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। दरअसल जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? दरअसल इसके बारे में हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अकार्बनिक यौगिकों से भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। दरअसल प्रकाश संश्लेषण की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि इसे प्रकाश ऊर्जा चाहिए होती है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और जल चाहिए होता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे एक उप उत्पाद के रूप में निष्कासित किया जाता है। प्रकाश तो हमें सूर्य से मिल जाएगा और जल की बात करें तो पौधों को जल जड़ों की मदद से मिल जाता है। तो बात आती है क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए जानते हैं पौधों के पास ये कहां से आते हैं। दरअसल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है रंध्र। अब ये जो छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दरअसल होता क्या है कि इन छिद्रों के आसपास होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होता है कि जब इनमें पानी जाता है तो ये फूल जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं, जिससे जो गैस होती है वो अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। परंतु जब इन गार्ड सेल से पानी निकाल लिया जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं और जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो पौधे होते हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो पौधों को क्लोरोफिल किसी और से लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पौधों के पास ये पहले से मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? दरअसल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज ये प्रकाश को सोख लेता है और क्योंकि प्रकाश को सोख लेता है तो प्रकाश की ऊर्जा की मदद से ये अपना भोजन बना पाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका समीकरण किस तरीके का है। ये समीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद कर लीजिएगा। दरअसल हमने पहले की कक्षाओं में जो समीकरण पढ़ा है वो कुछ इस तरीके का है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, जो कि हमें सूर्य से मिलता है और क्लोरोफिल पत्तियों के पास होता है, तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट और साथ में मिलता है ऑक्सीजन गैस। परंतु ये जो अभिक्रिया है ये पहले की कक्षा के लिए है। अभी के लिए जो आपको अभिक्रिया याद रखनी है
वो अभिक्रिया है कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल अभिक्रिया करते हैं 6 जल के मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, तो हमें मिलता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस। तो ये जो नीचे वाली समीकरण है आपको अब ये याद रखनी है, क्योंकि दरअसल जो ऊपर वाली समीकरण है वो उतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट से होता क्या है। दरअसल ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें इस अभिक्रिया से मिलता है ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाता है, परंतु जो पौधे होते हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट एक ही बार में इस्तेमाल नहीं कर लेते। दरअसल वो कुछ कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करके भी रख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, परंतु पौधों को ऊर्जा तो रात के समय भी चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती उसे इकट्ठा किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अब बात करते हैं विषमपोषी जीवों के बारे में कि आखिर विषमपोषी जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है। विषमपोषी जीव स्वपोषी जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर स्वपोषी जीव खत्म हो जाते हैं तो जो विषमपोषी जीव है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीव पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी से सारे पेड़ हटा दिए जाएं तो इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब हम ये तो जानते हैं कि हम पौधों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब हमें पौधों से मिलता है। पर कोई कह सकता है कि हम तो बकरियों को भी खाते हैं, पर बकरियों तो पौधों पे नहीं उगती, इसका मतलब हम बकरियों को खाकर जीवित रह सकते हैं। परंतु देखा जाए तो बकरियां क्या खाती हैं? बकरियां घास को खाती हैं। तो हम किसी भी चीज को खाएं वो या तो हम सीधा पौधों से लेंगे या हो सकता है हम किसी और जीव को खाएं जो उन्हें पौधों से ले रहा हो। तो एट द एंड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हमें पौधों से ही मिलती है, और इसलिए जो विषमपोषी जीव होते हैं वो स्वपोषी जीव के बिना जीवित नहीं रह सकते। विषमपोषी जीव जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों के रूप में तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका उपभोग करते हैं। दरअसल ये जो विषमपोषी पोषण होता है ये होता है 3 तरह का। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है होलोजोइक पोषण। मृतोपजीवी वो जीव होते हैं जो सड़ चुके जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए फफूंदी, यीस्ट, मशरूम इत्यादि। अगर परजीवी की बात करी जाए तो ये वो जीव होते हैं जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए जूं, जोक इत्यादि इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब बात करते हैं होलोजोइक पोषण की, जो मनुष्य के अंदर होता है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब अगर हम अमीबा में पोषण की बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर एक ही कोशिका होती है जो भोजन को खाती भी है, उसे पचाती भी है और उससे ऊर्जा भी ग्रहण करती है। वहीं अगर हम मनुष्य जैसे जीवों की बात करें तो उनके पास काम बटा हुआ होता है, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल होता है खाना खाने के लिए, मुंह से हम खाने को चबाते हैं और आमाशय में खाना पचाया जाता है। अब अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका को आप यहाँ पर देख सकते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, और इस तरीके से अमीबा का पोषण पूरा होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने बात करी पोषण की, जहां पर हमने 2 तरीके के पोषण जाने, जो थे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी के जैव प्रक्रम वाले अध्याय को पढ़िएगा, जहां पर आपको पढ़ना है पोषण और जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं।
पहला इस वीडियो में जो चीजें पढ़ी हैं उसे बुक में फिर से जाकर पढ़ना है और अगली कक्षा में मनुष्यों में पोषण को पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।